बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने इस लेक्चर में आपको तकरीबन 3 से 4 दिन दे दिए हैं। सो उम्मीद है कि आपने 3.6 एक्सरसाइज के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आज मैं जो लास्ट टाइम आपके साथ बात शेयर करना ज़हन से निकल गई थी, आज मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और वो बेसिकली ये है कि लास्ट टाइम 3.6 एक्सरसाइज को मैंने स्टार्ट किया था, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज थी। तो मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज नहीं करवा रहा। बेसिकली चैप्टर को स्टार्ट करने का तरीक़ेकार ही यही है, मगर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कहाँ-कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पिक हो सकता है। सो अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3.6 एक्सरसाइज है, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन चूज़ हो सकता है। ज़ाहिर है यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जिस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं वो के मेथड कहलाता है। और सारे के सारे क्वेश्चंस के मेथड के ही थे, 2 तरह के थे। एक में 2 रेशोज़ आपको गिवन होती हैं और एक में 3 रेशोज़ आपको गिवन होती हैं, तो आप उसी लिहाज से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह 3.4 एक्सरसाइज भी सारी लॉन्ग क्वेश्चन वाली है। यहाँ पे बेसिकली जो मेजर आपके ज़हन में रखने वाली चीज़ होगी वो कंपोनेंडो डाइविंडो थ्योरम, ठीक है। तो यानी कंपोनेंट डाइविंडो जो थ्योरम है वो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा जाएगा और वही हम सीखेंगे और वही यही आज हमारा टॉपिक भी है। इसके अलावा 3.1 में से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन 4 पर बनेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट रेशो वाला है और लास्ट में जो 3.2 3.5 और 3.6 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, मगर इसको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन की जो चूज करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। सो मेजर हमारे पास यही 3 एक्सरसाइज है जहाँ से नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। सो मैं इसीलिए मैं पहले इसको फोकस कर रहा था, मगर मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं 3.4 के बाद 3.1 एक्सरसाइज ही करवाऊँ, तो मैं जैसे बेहतर लगेगा तो मैं उसकी तरफ स्टार्ट हो जाऊँगा। सो आज हम जो चीज़ पढ़ रहे थे वो रेशो के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब आपको पता ये हम 9th क्लास में भी पढ़ आए हैं और आप छोटी क्लासेस 8 और 7 में भी पढ़ आए हो कि रेशो को हम 2 कॉलम से डिनोट करते हैं। और अगर हम 2 अलाइक क्वांटिटी या सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का कंपैरिजन करना चाहें तो तब हम रेशो को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मसलन अगर मेरे पास 10 केजी आटा है, ठीक है, 10 केजी और उधर 20 केजी एक दूसरे के बंदे के पास आटा है, ठीक है। तो वो हमने दोनों का आटा जो कंपैरिजन करना है कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, तो हम रेशो को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो केजी है ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो जब हम रेशो सिंप्लीफिकेशन में जाते हैं तो यूनिट को नहीं लिखते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेशन में कि रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। और 2 रेशो की जो इक्वलिटी है वो प्रोपोर्शन है। ये मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस कर चुका था। अभी फिर मैं इस चीज़ को ही डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कॉन्सेप्ट जौन-सा है ये आपके ज़हन में क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोपोर्शन के जो सिंबॉलिकली है वो डबल कॉलम से हम इसे डिनोट करते हैं। तो ये 2 इक्वालिटी की 2 रेशोज़ की इक्वालिटी जौन-सी है वो इधर आती है। जैसे आपको याद होगा कि ये बाई की फॉर्म में चेंज होता है, तो जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल में चेंज हो जाता है। अगर इधर 2:3 है, इधर 4:5 है, तो मैं इसको लिख दूँगा 2/3 और इसको मैं लिख दूँगा 4/5। तो सो ये मेरे पास आ जाएगा। आ चुके 3.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके अभी जैसा कि आपको यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि जैसे मैंने ये लफ़्ज़ जो थ्योरम मैंने वर्ड लिखा होगा,
तो हमें अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने थ्योरम्स की तरफ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना, बस हमने देखना है कि किस किस्म की जो डेफिनेशन है, किस किस्म का जो काम है हमने करना है। सबसे पहले जो थ्योरम है वो अल्टरनेंडो है। ये 2 रेशोज़ हैं जो इक्वालिटी की फॉर्म में है, ठीक है, या प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इसको देखो मैं A/B और C/D लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों तरीके आप लिख सकते हो। ये मैंने जानबूझ के नीचे वाला कंप्यूटराइज़ नहीं लिखा, टाइप नहीं किया ताकि मैं आपके सामने ये चीज़ लिखूँ। अच्छा, अब अगर हम इनकी जगह चेंज करते हैं, ये जो उनसे है क्रॉस डायगोनल की, यानी ए के नीचे सी ले आऊं और बी को डी के ऊपर ले जाऊं, तो ऐसी जो चेंज होगी इसको हम अल्टरनेंडो थ्योरम बोलेंगे। तो यानी यहाँ पे जो हमने काम किया है वो अल्टरनेंडो थ्योरम का किया है। फॉर एग्जांपल देखो 2x 3y इज इक्वल टू 4x अगर 9y होता, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं सिर्फ इस एक रकम को इस जगह पे और इस 4 को उठा के 3y की जगह पे ले आऊंगा, तो यहाँ पे अब जो मैंने प्रोसेस किया है, जो एक सिंगल पार्ट की जो प्लेसमेंट को चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम अल्टरनेंडो या थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सिर्फ एक चीज चेंज हुई है। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हो दूसरे डायगोनल को, मगर यही हम ज्यादा फेवरली हमारे पास काम आएगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इन्वर्टेंडो है। इन्वर्टेंडो थ्योरम, अभी देखो इसी रेशो को पहले मैं लिख दूंगा A/B और C/D। तो अब जब मैं इन फ्रैक्शंस को उलट कर दूंगा, यानी जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूंगा, तो वो मेरा इन्वर्टेंडो थ्योरम हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको चेंज कर दूंगा, B को ऊपर ले जाऊंगा और A को नीचे ले आऊंगा, और इसी तरह D को ऊपर ले जाऊंगा और C को नीचे ले आऊंगा, तो ये बेसिकली मैंने इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। आप इस शक्ल से इस शक्ल पे भी जा सकते हो और आप रेशो से रेशो की तरफ भी जा सकते हो। तो देखो, जब मैं इस फ्रैक्शन को वापस रेशो में लिखूंगा तो लिखूंगा B/A, यानी न्यूमरेटर को पहले, डिनोमिनेटर को बाद में, और इसको मैं लिखूंगा D/C। तो अब ये देखो, ये जो है हमारे पास सेम वही वाली चीज जो सी है वो आ गई है, यानी जो मैंने अभी नीचे लिखी है। तो अभी हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं। अगर हम किसी एक पार्ट को किसी इक्वल के दूसरे पार्ट के फ्रैक्शन के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं या रेशो के पार्ट के साथ रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ऐसी रिप्लेसमेंट को हम अल्टरनेंडो बोलेंगे। और अगर हम रेशो के अंदर पूरी की पूरी फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, या रेशो के को जो कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास इन्वर्टेंडो थ्योरम कहलाएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास आ गया है वो थ्योरम है कंपोनेंडो कंपोनेंडो थ्योरम है। अब देखो, अगर इसको मैं यूं लिख लूं कि मेरे पास A/B और C/D है, बेसिकली मैंने इसको ही रेशो की बजाय फ्रैक्शन में लिख लिया। तो कॉम्बो थ्योरम क्या होगा, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो क्या होगा। अब हमने कंबाइन करना है, ठीक है, जमा करना है, मगर करना कैसे है, ये जो डाउन वाला पार्ट है, ठीक है, आप इसको अपर पार्ट में जमा कर दो, C+D/D। तो ये बेसिकली अब मैंने क्या किया, मैंने कम्बो नेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह आप हमने काम न्यूमरेटर में किया, तो अगर हम ये डिनोमिनेटर में करते तो तब भी ये ऐसे ही होना था। देखो, जैसे A है तो बजाय मैं B को ऊपर A में जमा करने के, मैं A को नीचे B के अंदर प्लस कर देता हूँ। और इसी तरह दूसरी साइड पे, अब चूंकि मैंने नीचे प्लस किया है तो फिर C को भी फिर मैं नीचे D के साथ प्लस कर दूंगा। तो चाहे आप ऊपर करो चाहे आप नीचे करो, तो जब आप प्लस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये मेरे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो आ जाएगा। डाइविंडो में क्या करना है, डाइविंडो का कंसेप्ट ये है कि हमने उस कंपोनेंट को माइनस करना है। अभी देखो, अगर मेरे पास A/B है और मेरे पास C/D है, तो जब मैं नीचे वाले कंपोनेंट को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा A-B/B, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा C-D/D।
डी। तो ये बेसिकली मैंने डाइविंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। इसी तरह अगर ये हमने काम न्यूमरेटर में किया है तो हम डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं। तो उसको जरा देखो, तो मेरे पास आ जाएगा ए। अब मैं ए में से बी को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा सी, तो सी में से डी को माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास डाइविंडो थ्योरम आ जाएगा। प्लस करना है, ठीक है, कंबो माइनस करना है, नीचे या ऊपर डाइविंडो। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो सॉरी कंपो और डिविडेंडो थ्योरम को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम आता है। तो अब ये थ्योरम क्या है, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि जो जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें नीचे वाला जो बी है उसको प्लस कर देता हूँ और नीचे इस बी को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी साइड पे सी में ऊपर डी को प्लस कर देता हूँ और डिवाइड में माइनस कर देता हूँ। तो अब ये देखो, ये दो थ्योरम कंबाइन हो गए हैं, कंबो एंड डाइविंडो, यानी प्लस और माइनस जो उनसे जो मेरी टर्म्स हैं वो हो रही हैं। तो ये मेरे पास कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम है। अब इसी तरह हम माइनस वाला हिस्सा ऊपर और प्लस वाला हिस्सा नीचे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर नॉर्मली जब जितना भी मैं आपके साथ थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो शेयर करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करूंगा कि यही वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सो एक्सरसाइज अगर आप लोग देखो तो ये बेटा हमारे पास आ गए, मेरे पास 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आज हम फोकस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में आती है तो उसको हम ख़त्म कर सकें। सो अगर यहाँ पे मैं आपसे बात एक और शेयर कर दूं, अगर किसी बच्चे ने 3.6 एक्सरसाइज सॉल्व अभी पूरी नहीं की, उसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो प्लीज़ आप इसी वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, पहले अपना वो काम पूरा करो, देन फिर हम 3.4 की तरफ आएंगे। जब भी जो क्वेश्चन मैं आपके सोल्यूशन के लिए रख दूंगा, इनको साफ सुथरा हल करके मुझे पिक्स की फॉर्म में सेंड करो, ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक आ रही है तो मैं उन स्टेप्स को मेंशन कर सकूं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, पार्ट नंबर 2 फिर आप लोग खुद करना। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, तो मेरे पास जनाब मैं क्वेश्चन ज़रा लिख लूँ, ये मेरे पास आ गया। फोर ए प्लस 5b, 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d और 4c माइनस 5। ठीक है जनाब, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हमें मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो होगा ना मेरे पास डिनोमिनेटर वाला हिस्सा जो सा, ये जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को, इसको मैं रेड कलर से लिखूंगा, ताकि मैं अभी जब क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो फिर आपको इस चीज़ की समझ भी आ जाएगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगी। फाइव डी, तो मेरे पास आ गया 4a माइनस 5b, 4c माइनस 5d।
सो अभी हम यहाँ पे अप्लाई कंपोनेंट बाय विंडो थ्योरम। ठीक है। अब ये आपको याद होगा कि जब कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम था तो मैंने क्या कहा था, अगर मेरे पास ऐसी एक प्रोपोर्शन, अब ये ए एक रकम है तो यहाँ पे अब ये सारी की सारा हिस्सा ये एक कहलाएगा, यानी ऊपर वाला हिस्सा हमने ए कंसीडर करना है, तो ए को ऊपर भी लिखना है, ए को नीचे भी लिखना है, तो ये नीचे वाला अब जो होगा हमारे पास, ओके, तो जो नीचे वाला बी होगा उसको हम ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर देंगे, इसी तरह सी को ऊपर और नीचे लिखेंगे और डी को हम ऊपर प्लस और माइनस कर देंगे। तो अभी जो सा है यहाँ पे अब देखो मैं कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करने लगा हूँ, तो ये जो ऊपर वाली रकम है उसको मैं लिख रहा हूँ, ये देखो 4a प्लस 5b, इसको मैंने ऊपर भी लिख दिया, तो इसको मैंने नीचे भी लिख दिया, इसी तरह इक्वल लगाया 4c प्लस 5d, जो इक्वल के एक साइड पे काम करना है वही काम हमने दूसरी साइड पे भी करना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर मैं इसको प्लस कर दूंगा, मगर नीचे मैं इसको माइनस करूंगा। इसी तरह अब नीचे यहाँ पे देखो प्लस करूंगा 4c माइनस 5d को, मगर नीचे माइनस करूंगा 4c माइनस 5d। तो ये मेरा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम जो है वो अप्लाई हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मगर अब हमने करना क्या है, असल में हमने इसको कुछ हल करके इस शेप में लेके आना है, यानी a बाई बी और c बाई डी। तो अब मैं प्लस और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4a प्लस 5b। अब देखो प्लस को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारे के सारे साइन वैसे के वैसे आ जाएंगे। इसी तरह 4a प्लस 5b, अगर जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव साइन अंदर जो उनसे साइन है उनको चेंज कर देगा, तो ये मेरे पास -4a प्लस 5b आ जाएगा इक्वल 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5d। ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पे गलती होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, तो इसको अब आपने अच्छे से देख लेना है। अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर में देखेंगे, अगर कोई चीज़ें कट रही हैं तो ये काटा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नीचे देखो ये -4a प्लस 4a से काटा जाएगा, तो ऊपर मेरे पास ये दो बच जाएंगे 4a प्लस 4a, और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा 5b प्लस 5b इक्वल, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये काटा जाएगा 4c प्लस 4c, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास c वाला हिस्सा काटा जाएगा 5d प्लस 5d। सो नेक्स्ट मैं कर दूंगा जनाब +8a अवर 10b
इज इक्वल टू 8c/10d। नेक्स्ट, अभी देखो इस ए को तो मैंने इसी साइड पे रहने दिया, मगर ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैं साइड पे करने लगा हूँ क्योंकि मैं ये स्टेप बार बार नहीं किया करूंगा, सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने लगा हूँ। 8a/, 10d तो पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसके साथ ये 8 आ जाएगा, तो अब ये 8 से काटा जाएगा। अब इसी तरह देखो, इन दोनों 10 में से किसी 10 को एक दूसरी साइड पे ले जाओ, चाहे इसको इस साइड पे ले जाओ, चाहे इसको इस साइड पे ले जाओ, तो ये जब 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 से काटा जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास a/b और c/d बच जाएगा। तो बजाय हम ये वाला सारा स्टेप करने के, यहीं से डायरेक्ट मैं 8 कैंसिल कर दूंगा और 10 को 10 से कर दूंगा, तो यहाँ पे फिर जो मेरे पास रिजल्ट बचेगा वो आएगा a/b/c/d, हैंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था, और हम कम्बो डिविडेंड थ्योरम को यूज करते हुए। अभी लास्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है, वो बेटा ये है कि आप लोग ये एक ऐसा स्टेप है जो आप लोग अच्छे तरीके से इसको अपने जहन में रखोगे, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में आपके जहन में नहीं होना चाहिए। अभी पार्ट नंबर 2 जो है वो तुम लोग खुद हल करना, ठीक है। मैं पार्ट नंबर 3 फिर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, नहीं बल्कि पार्ट नंबर 3 करने के बजाय मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ, ठीक है। तो ये आप डू योर सेल्फ करोगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आप डू योर सेल्फ करोगे। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ गई, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ साथ से, आप लोगों को बात भी वो कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हसीब के कज़न की कॉल आई थी, 10 क्लास। वो कह रहा था कि आपकी जो वीडियो है वो ब्लर हो जाती है। तो बेटा यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होती है कि आप वीडियो के पिक्सल सेट कर सकते हो। तो अगर आप लो पिक्सल के अंदर देखोगे तो वो आपको ब्लर हुई नजर ही आएगी, मगर अगर आप उसके पिक्सल हाई करते जाओगे, ठीक है, तो वो फिर आपको हाई लेवल की वीडियो भी दिखा देंगे। मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों तक दोनों तरीकों से उसका तरीका, अगर कोई लैपटॉप पे देख रहा है तो वो भी अपलोड कर दूंगा, और अगर कोई मोबाइल के लिए देख रहा है तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा कि आप उसके पिक्सल्स की सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है। ये है मेरे पास ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी, नीचे आ जाएगा ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी इज इक्वल टू ए सी स्केयर ये मेरे पास आ। सो अभी ठीक है जी, सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो मेरे पास जनाब अब आ गया मेरा क्वेश्चन, उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ए स्केयर सी बी स्केयर डी इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। और अच्छा, अभी अगर फॉर एग्जांपल पेपर में तो आपके पास रेड पेंसिल नहीं होगा, मगर आप वहाँ पे आप ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो देखो मैं नीचे अब अभी ब्लू यूज करने लगा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, उससे बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होगी। अप्लाई
कंपो नेंडो बाय विंडो थ्योरम। तो अभी जनाब अब हम चलते हैं। ठीक है जनाब, अब हमने थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखो मैंने एक बहुत बड़ी फ्रैक्शन लगा ली क्योंकि रकमें ज़्यादा हैं। तो अभी जो ऊपर वाली रकम है वो उसको मैं अपने जहन में ए समझ के ऊपर भी लिख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे, और उसी कलर से मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ। मैं इसीलिए ब्लैक कलर यूज़ किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि शायद मैंने ये वाला साइन चेंज कर दिया है इस माइनस वाले को। नहीं नहीं, मैंने ऊपर वाली सारी रकम को दो जगह पे लिखा है, न्यूमरेटर वाली को। अब इसी तरह ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। अब देखो, अब मैं नीचे वाली रकम लिखने लगा। तो ऊपर मैं इसको प्लस करूंगा, जबकि नीचे मैं इसको माइनस करूंगा। ठीक हो गया। अब दूसरी साइड पे भी इक्वल के देखो, अब ये वाली रकम है तो ऊपर मैं उसको प्लस करूंगा, ए सी स्केयर और माइनस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। सो अब मैं अपने नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो अभी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसान लगे होंगे। सिर्फ मैथमेटिक सिंप्लीफिकेशन को आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइंस के ऊपर, ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस ए स्केयर सी और प्लस बी स्केयर डी। अब इसी तरह इस साइड पे भी मैं यही करूँगा, ए स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर, ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। तो अब हम कैंसिलेशन कर देंगे। तो ये मेरे पास बी स्केयर डी इस माइनस बी स्केयर डी से काटा जाएगा, ये इससे काटा जाएगा, इसी तरह इधर ये काटा जाएगा और यहाँ पे ये काटा जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो रकमें बची, ए स्केयर सी, ए स्केयर सी डिवाइडेड बाई बी स्केयर डी और बी स्केयर डी। और यहाँ पे आ जाएगा ए, गलती हो गई, ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर बी डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर। अच्छा अभी देखो, अगर मैं x प्लस एक्स करूँ तो मेरे पास आंसर 2x आएगा। ठीक है, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। और अगर x प्लस वाई होता तो मैं लिखता 2x वाई, यानी ये x बाय एक और ये दोनों प्लस होकर 2 हो गया। तो यहीं पे यही वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास आ गई है। तो अभी मेरे पास आ जाएगा जनाब 2a स्केयर c 2b स्केयर d इज इक्वल टू 2a c स्केयर और 2b d स्केयर। अब मुझे इसकी कैंसिलेशन करनी है, रूल वही रहेगा। हम ऊपर वाली को ऊपर वाले से काट देंगे क्योंकि वो ऊपर वालों ने नीचे जाके डिवाइड होना है तो वो काटी जा सकती हैं। मगर उससे पहले मैं इनकी पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखूंगा, 2a.a.c, दो पावर थी मैंने अलग अलग कर दी, 2b.b.d और इधर मैं लिख दूंगा 2a.c.c और 2b.d.d। अब जरा ये देखो, ये जो 2a है वो इस 2a से काटा जाएगा और ये c जो सा है वो इस c से काटा जाएगा। इसी तरह नीचे के 2b इस 2b से काटा जाएगा
और ये वाला डी इस डी से कटा जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचा ए, नीचे मेरे पास बचा बी इक्वल, ये मेरे पास सी बचा और ये मेरे पास डी बचा। तो हेंस प्रूफ, जो भी हमें रिक्वायरमेंट था उसको मैंने अपना प्रूफ कर दिया। तो ये जो चीजें हैं सारी अगर आप देखो, ठीक है, तो हमने इसको कर दिया। अच्छा, अभी एक चीज अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जो 3.6 है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए बी सी डी देन शो दैट, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट ये इफ ये हो, तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करते मैंने ये चीज बनानी है। जबकि जो के मेथड था वहां पे अपने इस कंपोनेंट को लेके हम नीचे वाले के मेथड प्रूव करते थे। तो अब ये याद रखना है कि पेपर में अगर आपको शो दैट का लफ्ज आ जाता है तो आपने के मेथड अप्लाई करना है, जबकि अगर प्रूव दैट का वर्ड आ जाता है, ठीक है, इस तरह, तो फिर हमने अपना कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। आमतौर पे पेपर में आपको लिख दिया जाता है, मगर सम टाइम बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्रिकी कर दिया जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रेशो लिख दी है। अब हमें सबको पता है कि रेशो का पहले वाला हिस्सा ऊपर, जबकि रेशो के नीचे दूसरे वाला हिस्सा जो उनसा वो नीचे आएगा। तो ये मेरे पास है, मेरा फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह दूसरी फ्रैक्शन भी बना के आप हल कर सकते हो। पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद करोगे, 5 भी आप लोग खुद करोगे, 7 वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। ओके, मैं दूसरा पहले इसको कंफर्म भी कर लूँ, और बिल्कुल जी मैंने सही लिखा है, 2c माइनस 3d 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। ले आपने, मेरा क्वेश्चन आ गया। तो अभी हम अपना सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गया 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d। इधर आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। तो अभी देखो, मैं जस्ट डिनोमिनेटर में कलर अपना चेंज कर लूँगा, 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। सो अभी हम नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई हम कर रहे हैं कंपोनेंटो डाइविंडो थ्योरम, ये भी जनाब हमारे पास आ जाएगा। तो अभी वही वाला तरीका जो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो, जो ऊपर ये सारी रकम है वो ब्लैक है, उसको मैंने एक दफ़ा ऊपर भी लिखना है और एक दफ़ा मैंने नीचे भी लिखना है, ठीक है। ब्लैक वाली को ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। अब इसी तरह यही काम मैं दूसरी साइड में भी करूँगा।
अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब पहला क्वेश्चन देख रहे होते हो तो वो आपकी कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आपको कोई वीडियो 2 दफ़ा भी देखनी पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक दफ़ा आप देखो, ठीक है, कंफ्यूजन्स आएगी तो फिर आप उसको दूसरी दफ़ा दोबारा देखोगे तो जहाँ-जहाँ पे मोस्टली चीज़ें ज़हन में आती होती हैं तो मैं आगे क्वेश्चन के अंदर वो सिचुएशन आ जाती है तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर नहीं आती फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी ज़ाहिर कर सकते हो। ओके जी, बस अब हम इस तरफ भी करेंगे। 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। तो अभी हम अपनी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें जनाब, मेरे पास ये आ गई। प्लस में कोई भी साइन चेंज नहीं किया तो सारे के सारे साइन वैसे के वैसे आ गए विदाउट चेंज। मगर नीचे अब देखो माइनस आ गया, माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c और प्लस 3d। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जितने भी साइंस थे वो नीचे मैंने चेंज कर दिए। और ये मैं गलत लिख गया, 2a 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c और माइनस 3d। सो अभी हम यहाँ पे अपनी पॉसिबल कैंसिलेशन करते हैं जनाब। तो मेरे पास जो चीज़ें कैंसिल होंगी ज़रा उसको देखो। लाइक ये 2c 3d इस 2c और 3d से काटा जाएगा, 2a इस 2a से काटा जाएगा और 3b इस 3b से काटा जाएगा। तो ऊपर मेरे पास बचेगा 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 3b 2c प्लस 3d प्लस 2c प्लस 3b इक्वल। अब यहाँ पे ये जो 3d है 3d से कैंसिल, 2c 2c से कैंसिल, तो 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b। जबकि नीचे 2a इस 2a से काटा जाएगा, 3b इस प्लस से काटा जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2c माइनस 3d प्लस 2c। अब ए वाली लाइक टर्म है, 4a प्लस 6b आ जाएगा और नीचे आएगा 4c प्लस 6d इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा 4a माइनस 6b और नीचे आ जाएगा 4c माइनस 6d। अब यहाँ पे अगर आप लोग और से देखो तो हमारे पास a बाई बी और c बाई डी नहीं आया। तो एक काम हम सबसे पहले और देखते हैं। देखो ये जो पहले वाला मेरे पास न्यूमरेटर है इसके ऊपर वेरिएबल a और b हैं जबकि नीचे c और d हैं। तो बेहतर नहीं हम अपने वेरिएबल सेम कर लें। तो ये जो 4c वाली टर्म होगी इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, यानी इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ।
ठीक है। तो अब आपको याद है ऊपर मैंने आपको थ्योरम के बारे में बताया था, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन की किसी एक पार्ट की, ठीक है, किसी दूसरे पार्ट के साथ, तो फिर यहाँ पे जो थ्योरम अप्लाई होता है, ठीक है, वो हमारे पास अल्टरनेंडो थ्योरम था। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अप्लाई ऑल्टरनेंडो थ्योरम, ठीक है। तो अब उसको अप्लाई भी करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या चीज रिजल्ट में देता है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4a प्लस 6b बाय 4a माइनस 6b इज इक्वल 4c प्लस 60 और ये आ जाएगा 4c माइनस 60। अब आप लोग कंसिडर करो कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो रेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से अगेन अप्लाई कंपोनेंटो डाइविंडो थ्योरम। तो मैं दोबारा से कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बिल्कुल वही वाले स्टेप में दोबारा दोहराऊंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 दफा अप्लाई होगा, तो रीजन आपके सामने है। चूंकि हमारे पास ये कंपोनेंट जब तक नहीं आएगा तो फिर हम तब तक कोशिश करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा a बाई बी प्लस 6b, ए 4a प्लस 6b जहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 6d, जबकि नीचे मेरे पास आ जाएगा 4c प्लस 6d। अब मैं जो नीचे वाला हिस्सा है उसको रेड कलर से लिख दूंगा। तो मैं ऊपर प्लस करूंगा 4a माइनस 6b को, जबकि नीचे इसको माइनस कर दूंगा। इसी तरह ऊपर प्लस करूंगा मैं 4c माइनस 6d को, जबकि नीचे माइनस करूंगा 4c माइनस 6d को। तो अभी हम अपनी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो वो तो उम्मीद है आपको आसान ही लगेगी। जस्ट ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है। -4a प्लस 6b 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d। तो ये b काटा जाएगा, 4a काटा जाएगा, 6d काटा जाएगा और 4c काटा जाएगा। तो यहाँ पे बाकी बचेगा 4a प्लस 4a, नीचे आ जाएगा 6b प्लस 6b। इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा 4c और यहाँ पे आ जाएगा 6d प्लस 6d। 8a अवर 12b is equal to 8c by 12d। 8 से कैंसिल हो गया, 12 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और यही चीज हमने प्रूव करनी है। इट इज प्रूव बाय यूजिंग डाइविंडो थ्योरम। ये जनाब हमने क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। उम्मीद है जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला तरीके का, इसको प्लीज़ आप ये जो स्टेप है इसको बहुत ही आप लोगों ने गौर से देखना है, गौर से करना है। यहाँ पे आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ तो अब आपके पास ब्लू इंक और ब्लैक इंक होती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपकी जो मिस्टेक के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। बहुत सिंपल मेरा ये थ्योरम है, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में और भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा। लास्ट जो पार्ट है अब आपका रह गया पार्ट नंबर 8, ठीक है, इसको आप लोग खुद करोगे। पार्ट नंबर 8 को आप लोग खुद कर लोगे, तो इस तरह फिर आपके पास जो करने वाले पार्ट हो जाएंगे वो टोटल 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अब इसको भी नेक्स्ट मैं जाते हुए अब आपको 2 से 3 दिन का टाइम दूंगा, और आप कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अगर हो सके तो इनके नोट्स क्रिएट करो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने के मेथड की डेफिनेशन आपके साथ लास्ट टाइम भी शेयर की थी, यहाँ पर मैंने थ्योरम्स लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो पेपर में आपको ये पूछा भी जा सकता है कि ये लाइन लिखी आ सकती है कि स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिपेंड हो, तो अब आप ये आप आंसर के तौर पे लिखोगे कि अगर हमारे पास दो रेशोज हैं इक्वालिटी की फॉर्म में, तो कंपोनेंट और डिपेंड थ्योरम का मतलब ये होगा कि उसके अंदर इस किस्म का रिलेशनशिप जो उनसे हम क्रिएट करेंगे। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन होगा व्हाट्सएप के ऊपर मुझे सेंड करो, बेटर है क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कोई मिस्टेक आती है तो क्वेश्चन मुझे सेंड करो। और खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे बच्चों।